Hello guys, welcome once again City Public School. I am Vivek sir. Today we will discuss the third chapter of history and 1.2 पार्ट हम पढ़ रहे थे इसमें पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये हम देख रहे थे। इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी हुई थी कि किस तरीके से जर्मनी के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरे हो जाते हैं जर्मनी के जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारता है। उसके बाद वाइमर रिपब्लिक बनने के बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये दोनों लोग थे जो दोनों मिल करके वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दोनों अलग हो जाते हैं जिससे कि हिटलर का सामना करने में प्रॉब्लम होने लगती है, हिटलर और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उसके बाद हम आज देखेंगे यार अपना सेकंड पैरा जिसका नाम है, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन was only heightened by the economic crisis of 1923। जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म था, मतलब पॉलिटिकल रेडिकल जो थे, जो भी रेडिकलिस्ट थे वहाँ के जर्मनी के, उन लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे ज़्यादा उनका हुआ तब जब 1923 में, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुआ और वहाँ से हारने के बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वीक हो गई जर्मनी। Germany had fought the war largely on loans and had to pay for reparation in gold। जर्मनी वॉर हार चुकी थी, जर्मनी जो है वो वॉर हार चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हमने देखा हुआ था। तो उसमें हुआ क्या, उसमें जर्मनी को एक्चुअली जर्मनी ने वॉर जो है लोन पे लड़ा था। एक्चुअली जर्मनी ने वॉर लड़ने के लिए बहुत ढेर सारे देशों से लोन लिया हुआ था, मतलब कर्ज लिया हुआ था, ये लोन लिया हुआ था। और उसके बाद उनको जो है कर्ज के तौर पे मीन्स रिप्रेशन के तौर पे जो उनको ब्याज देना था उसके तौर पे उन्हें गोल्ड देना पड़ा। क्या देना पड़ा? गोल्ड देना पड़ा। मतलब जर्मनी को अपना कर्ज चुकाने के लिए जर्मनी में जितना भी गोल्ड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था जर्मनी में गोल्ड का, तो गोल्ड को देना पड़ा। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट टाइम रिसोर्सेस वर स्केयर्स। और इसकी वजह से जर्मनी के सारे गोल्ड लगभग ख़त्म हो गए। एक्चुअली जर्मनी ने लोन लेकर के वॉर में पार्टिसिपेट किया था और सारा जर्मनी वॉर भी हार गई, बहुत सारा उसका नुकसान भी हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुए। और अब लोन चुकाने के लिए जर्मनी के पास जो भी गोल्ड थे उन्हें गोल्ड देना पड़ा एज इंटरेस्ट, हम कह सकते हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से जर्मनी में गोल्ड की कमी हो गई और जितना भी ज़्यादा गोल्ड जर्मनी में हुआ करता था अब उतना ही कम गोल्ड होने लगा। In 1923 Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area Ruhr to claim their coal। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझिएगा कि जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी को कर्ज देना पड़ रहा था, उसका सारा गोल्ड खत्म हो रहा था, तो इस वजह से 1923 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया, लोन पे करने से मना कर दिया। और जब जर्मनी ने लोन पे करने से मना कर दिया तो फ्रांस ने उसके लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया जिसका नाम था रूहर, उसका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जिसका नाम था रूहर, उस पर कब्जा कर लिया। और वहाँ पे कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, रूहर में कोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था और वहाँ पे पूरा का पूरा कब्जा किसने कर लिया? फ्रांस ने। क्योंकि जर्मनी ने मना कर दिया था कि हम लोन नहीं पे करेंगे, तो उसके एवज में फ्रांस ने जर्मनी के कोल इंडस्ट्रियल एरिया पे जिसका नाम रूहर था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। जर्मन रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी ने क्या किया, जब जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा ख़राब होने लगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, तो जर्मनी ने पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू किया। पेपर करेंसी का मतलब क्या होता है? नोट। जो नोट हम देखते हैं उसे पेपर करेंसी बोला जाता है। तो जर्मनी ने पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, रेकलेसली मतलब कि बहुत ज़्यादा, लगातार उसने पेपर का नोट बनाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे यहाँ 100 का नोट, 500 का नोट, पेपर करेंसी है ना, उसी तरीके से जर्मनी ने भी पेपर करेंसी बनाना शुरू कर दिया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। क्योंकि इसने इतना ज़्यादा पैसा बना लिया, इतना ज़्यादा करेंसी बना लिया कि इसकी वजह से जर्मनी, एक्चुअली जर्मनी का जो पैसा था उसको मार्क बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो पैसा होता है उसे रुपीज़ बोला जाता है, अमेरिका में पैसे को डॉलर बोला जाता है, जबकि जर्मनी में पैसे को क्या बोला जाता है? मार्क।
तो इतना ज़्यादा इसने पेपर बना लिया, पेपर करेंसी बना लिया कि इसका मार्क फेल हो गया, मतलब कि इसके पैसों की कीमत गिरती चली गई, इसके मार्क की वैल्यू घटती चली गई। एंड इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क इन जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए कि इन अप्रैल द यूएस डॉलर इक्वल टू 24,000 मार्क, इन जुलाई 3,50,000 मार्क्स, इन अगस्त 46,21,000 मार्क्स एंड at 9,88,60,000 marks by December. The figure had run into trillions. ये देखिए पूरा लाइन से हम करें अंडरलाइन कि हम बात करें कि तो इतना ज़्यादा करेंसी बना लिया था जर्मनी ने कि अप्रैल तक आते आते जर्मनी में जो जर्मनी का मार्क था उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई कि यूएस के $1 का वैल्यू जर्मनी के 24,000 मार्क के इक्वल था। मतलब यूएस का जो $1 था, जितनी वैल्यू यूएस के $1 की थी उतनी ही वैल्यू जर्मनी की 24,000 मार्क की थी। जुलाई में ये वैल्यू बढ़ करके 3,53,000 हो गई, अगस्त में 46 लाख हो गई, इससे भी ज़्यादा हो गई, और दिसंबर में 9 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई। मतलब क्या? मतलब ये कि जर्मनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरने लगी, जर्मनी के पैसे की वैल्यू, जर्मनी के मार्क की वैल्यू, कि अमेरिका के $1 का इक्वल होता था जर्मनी का 24,000 मार्क, जो कि कहाँ पे है ये अप्रैल में है, जबकि जुलाई में और ज़्यादा हो गया, अगस्त में और ज़्यादा, और बात करें दिसंबर में तो दिसंबर में तो आसमान छू लिया, लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई। मतलब क्या है, जैसे कि अगर अमेरिका के $1 से आप जितना सामान खरीद सकते हैं, उस समय दिसंबर तक 1923 के दिसंबर तक जर्मनी के 9 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आप लेके आएंगे तब उतना सामान आप खरीद सकते हैं। मतलब अमेरिका के $1 के बराबर जर्मनी का इतना रुपए था। गॉट इट? सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस था ये। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स सोज। मतलब क्या है, क्योंकि मार्क जो है, मार्क की वैल्यू गिरती चली गई, पैसे की बहुत ज़्यादा गिरती चली गई, जिसकी वजह से जो प्राइजेस थे उनका दाम आसमान छूने लगा। मतलब कि जो प्राइस चीज़ें थी, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि पैसे की वैल्यू घट गई तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी जर्मनी में। कैसे होने लगी, आइए देखते हैं इस इमेज के थ्रू। द इमेज ऑफ द जर्मन कैरिंग कैटलॉग्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई ए लॉफ ऑफ ब्रेड was widely published, evoking worldwide sympathy। देखिए इसको कि ये जो फिगर है आपको दिखाएगा कि जर्मनी के लोग एक रोटी खरीदने के लिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए, हम कह सकते हैं, जैसे हम पाव रोटी भी कह सकते हैं, एक ब्रेड खरीदने के लिए जर्मनी के लोगों को एक कार्टलोड्स ऑफ करेंसी ले जाना पड़ता था। मतलब कार्टलोड मतलब होता है बैलगाड़ी, मतलब एक बैलगाड़ी पैसा भर करके ले जाते थे, तब जाकर के उन्हें एक ब्रेड मिलता था खाने को। सोचिए कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी जर्मनी में, और इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड से जर्मनी को सिर्फ सिंपैथी मिल रहा था और कुछ नहीं। क्लियर है? दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसे क्या कहा जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटना, जिसमें क्या होता है, ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें प्राइस की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा घट जाती है, और आपकी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइस की वैल्यू घट जाती है, तो ऐसे फिनोमिना को क्या कहा जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर है? Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dawes Plan। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए कि उसके बाद जर्मनी में जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही थी जर्मनी, उसको सॉल्व करने के लिए अमेरिका को जो है उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, जर्मनी के साथ आना पड़ा, और उसने एक प्लान लाया जिससे उन्होंने कहा कि जर्मनी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उस प्लान का नाम क्या था, डास प्लान। डास प्लान के नाम से उन्होंने एक योजना चलाई जिसके थ्रू जर्मनी के क्राइसिस को लगभग कम किया गया। एंड द टर्म ऑफ रिपरेशन ऑफ द ईस्ट केस फाइनेंशियली बर्डन ऑन
जर्मनी। मतलब जितना भी फाइनेंशियली बर्डन जर्मनी को दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हारने के बाद, उस पर फिर से विचार करने के लिए भी बोला गया कि इतना ज़्यादा बर्डन जर्मनी को ना दिया जाए, उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिका भी हस्तक्षेप करने लगा तो शायद थोड़ी बहुत कमी जर्मनी में आई। तो वो कमी क्या आई और ईयर ऑफ डिप्रेशन आगे हम पढ़ेंगे, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन नेक्स्ट क्लास में। तो हम देखेंगे किस तरीके से जर्मनी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, आगे क्या क्या हुआ, आगे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।